निजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। ठीक है, हम पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, मापन, जिसमें हमने देखा था अप्रत्यक्ष विधियां, है ना, और क्षेत्रफल देखा था, कुछ क्या बोलते हैं अनियमित आकृति को कैसे मापते हैं वो हमने देखा था। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहला क्या है, रेलगाड़ी के एक टिकट की लंबाई 5.5 सेमी तथा चौड़ाई 3.0 सेमीमीटर है, इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए, है ना। तो ये क्या है, आपका एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी क्या रहता है, आयतन रहता है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ कितना दिया हुआ है आपका, 5.5 दिया हुआ है, और चौड़ाई उसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 3.0 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 5 जो 15, 5 1 हो जाएगा 15 16। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 16.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गए होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप किसी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, एक उदाहरण देकर समझाइए, है ना। जैसे हमने क्या देखा था कि अगर अनियमित आकृति है तो हम उसको कैसे दर्शा सकते हैं या फिर कैसे उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ग्राफ पेपर से। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप ग्राफ पेपर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, बॉक्स बने रहते हैं ना, इस प्रकार से। तो आपको क्या लेना है, किसी का भी, जैसे हमने पत्ती का उदाहरण दिया था तो पत्ती का ही यहाँ पर लेते हैं। पत्ती का आप लेके क्या करेंगे, उसको आप उसका आउटलाइन बना देंगे जिस ऐसा, है ना, और फिर क्या करेंगे, हम उसमें काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे कि कितना डिब्बा, एक तो जो आधा है और आधा से ज़्यादा है वो हम अलग काउंट करते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत कम है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 आपका क्या है, आधा डिब्बा है, और क्या है आपका 1 2 2। तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर ज्वाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 10। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, किसके द्वारा, ग्राफ पेपर के द्वारा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गिलास की गोल पैनली का अर्ध व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए, है ना। तो इसका क्या होता है आपका पाई, है ना, इनटू क्या था आपका अर्धव्यास है। अर्धव्यास मतलब होता है रेडियस, जिसको हम छोटा स्मॉल r से करते हैं और उसका हो जाता है स्क्वायर, है ना। पाई का क्या मैंने बताया था 22/7 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3.4 आएगा आपका। ठीक है, वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। रेडियस यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 3.5, तो 3.5 है ना, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो 3.5 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 कितना हो जाता है 25 5 2। ठीक है, 5 3 15 16 17, यहाँ पर हो गया फिर 15 5 1 9 10 5 12। ठीक है, यहाँ पर 1 2, तो वहाँ 1 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.4 इंटू 12.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुछ 38.645 समथिंग आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्या बोलते हैं गोला आकृति का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक बताइए, है ना। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक रहेगा, अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो वो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर में लेंगे। अब वो डिपेंड करता है आप कौन सा इकाई ले रहे हैं, सेंटीमीटर का फिर मीटर का। ठीक है, तो इसमें आप उसको लिख सकते हैं, दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। आई होप कि आपको सारे प्रश्न के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
अब हम देखेंगे क्या, घनत्व, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। आखिर में ये होता क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संगन वन है और एक है विरेल वन, मतलब कि यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे ये वाला चित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम पास पास में क्या है, आपको पेड़ दिखाई दे देंगे, है ना। यहाँ पर भी पेड़ है, इस जंगल में भी पेड़ है, लेकिन ये पेड़ क्या है, आपको थोड़ा दूर दूर दिखाई देगा। मतलब कि ये क्या है, थोड़े ही जगह में बहुत सारा क्या है आपका पेड़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत दूर दूर में क्या है आपका पेड़ लगा हुआ है। तो जहाँ पर कम इकाई में, जैसे कि यहाँ पर है आपका कम इकाई में बहुत ज़्यादा क्या है चीज़ें रहती हैं, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, घनत्व। हम हमेशा उसको कंपेयर करेंगे। जैसे एक ये अगर ए है, ये बी है ना, तो किस में से ज़्यादा घना कौन सा है, तो हम बोलेंगे ए वाला ज़्यादा घना है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका घनत्व बोलते हैं। घनत्व क्या होता है, कोई भी पदार्थ का इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पास दो चीज़ें आपको दे दूँ, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों में ही क्या है, बॉल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मान के चलिए बॉल्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि जितना जगह इसका है, ठीक है, उतना ही जगह ये भी है, लेकिन देख सकते हैं कि बॉल्स किस में ज़्यादा है, आपका ए वाले में। इसको हम ए लेंगे, इसको हम क्या लेंगे, बी लेंगे, तो ए वाले में ज़्यादा है, ठीक है। वो छोटे छोटे जगह में आप देखेंगे कि बहुत सारे बॉल्स हैं, जबकि आप वैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बॉल ही देखने को मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा ज़्यादा घना है, तो आप क्या बोलेंगे, ए वाला घना है ना, क्योंकि क्या है आपका इकाई देखिए, उसका आयतन में देखिए कि द्रव्यमान कितना है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको द्रव्यमान देखने को मिलेगा। तो किसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, आपका ए का घनत्व ज़्यादा रहेगा। आई होप कि आपको घनत्व क्या होता है समझ में आ गया होगा। जहाँ पर कम जगह में ज़्यादा चीज़ें घने से रहे, ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका घनत्व बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में कण भी समान दूरी पर नहीं होते हैं। तो क्या है आपका, जैसे पेड़ का हमने देखा, तो पेड़ आप देख सकते हैं कि कैसे एक बहुत छोटे से एरिया में बहुत ठूसा ठूसा है, एक जगह में बहुत दूर दूर है। तो उसी प्रकार हम कण की अगर बात करते हैं, किसी भी पदार्थ क्या से बना रहता है, कण से बना रहता है। तो कण भी क्या रहता है, समान दूरी पे नहीं रहते, कोई बहुत ज़्यादा चिपक के रहता है, कोई बहुत ज़्यादा दूर रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, सॉलिड की हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, उसके कण सटे रहते हैं। फिर उसके बाद आता है लिक्विड, फिर उसके बाद क्या आता है आपका, गैस आता है ना। अगर हम कण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सटा किस में रहेगा, सॉलिड में, है ना, ठोस में रहेगा, और क्या बोलते हैं उसके बाद द्रव में रहेगा, उसके बाद क्या रहता है आपका, गैस में रहता है। तो आई होप कि आपको उतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस में रहेगा आपका, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको नोट कर लेंगे। फिर आता है किसी में कण पास पास तथा किसी में दूर दूर होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी पदार्थों की इकाई आयतन में कण किसी की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर वही बोला गया है, किसी के पास रहती है, किसी की दूर रहती है, जिसके वजह से क्या रहेगा, जो इकाई आयतन में जो कणों की संख्या है वो हमेशा भिन्न भिन्न रहती है, ठीक है। इन कणों के द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि उनकी क्या है, संख्या भिन्न भिन्न है, तो उसका क्या रहेगा, द्रव्यमान भी क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो उसका अगर आप परिभाषा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व को कैपिटल डी से दर्शाते हैं तथा इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है, ठीक है। तो अगर आप क्या बोलेंगे, अगर आपको घनत्व दर्शाना है तो आप कैसे करेंगे, डी से शो करेंगे, प्लस उसका अगर आप देखेंगे क्या ऐसे मात्रक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। यदि किसी वस्तु का आयतन v और द्रव्यमान m है, तो अगर हम आयतन क्या ले रहे हैं, कैपिटल V ले रहे हैं, और उसका द्रव्यमान हम m ले रहे हैं, तो उसका घनत्व हम निकाल सकते हैं। तो घनत्व कैसे निकलेगा, घनत्व है d, द्रव्यमान को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसके आयतन से, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, द्रव्यमान बाय आपका
आयतन। ठीक है, आपको कभी भी क्या दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका एक क्रियाकलाप दिया हुआ है एक्टिविटी 5, किसको समझने के लिए, घनत्व को समझने के लिए। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए हमको देखते हैं। विभिन्न पदार्थों से बने सामान आकृति व आकार के 4 अलग अलग गुटके। ठीक है, क्या क्या रहेंगे आपके, एक घन, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, ब्लॉक्स ले लिए हैं, किसके, लकड़ी के, फिर लोहे के, फिर एल्यूमिनियम के, फिर रबड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अलग अलग गुटके ले लिए हैं, अलग अलग प्रकार के। तो इसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोहे का सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा, लोहा का रहेगा। उसके बाद किसका रहेगा, लकड़ी का रहेगा। फिर उसके बाद किसका रहेगा, एल्यूमिनियम का रहेगा। फिर रहेगा आपका रबड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि घनत्व को देखना है। तो घनत्व क्या रहेगा, सबसे भारी क्या है आपका लोहा, तो उसमें ज़्यादा द्रव्यमान है, द्रव्यमान ज़्यादा है मतलब कि क्या है, कण बहुत पास पास में है, तो सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, लोहा का घनत्व रहेगा। फिर आप लकड़ी की बात करेंगे तो लकड़ी भी क्या रहेगा, कंपेरिजन एल्यूमिनियम और रबड़ से ज़्यादा हैवी रहेगा, है ना, वजन है, इसका मतलब भी क्या है कि उसके कण बहुत सटे सटे रहेंगे। फिर आता है एल्यूमिनियम और रबड़, तो सबसे क्या रहेगा आपका, एल्यूमिनियम रहेगा भारी। फिर उसके बाद क्या रहेगा, रबड़। ठीक है, तो हम द्रव्यमान और उसके क्या बोलते हैं, कण से भी हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं घनत्व का। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो 1 घन सेमीमीटर लोहे में पदार्थ की मात्रा 1 घन सेमीमीटर एल्यूमिनियम में पदार्थ की मात्रा से अधिक है। तो वहीं पर बोला गया है कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, लोहे की बात कर रहे हैं, अगर ये लोहा है और वही आपका क्या है, आपका एल्यूमिनियम है ना, और ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, 1 घन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, सेमीमीटर की। तो यहाँ पर क्या रहेगा, उसका पदार्थ क्या रहेगा, एक ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जबकि एल्यूमिनियम का क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो कौन सा घनत्व ज़्यादा रहेगा आपका, लोहे का। फिर आता है एल्यूमिनियम की अपेक्षा लोहे में पदार्थ की संघनता अधिक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एल्यूमिनियम से कंपेयर कर रहे हैं लोहा को, तो लोहे के पदार्थ में उसकी जो संघनता है वो क्या रहेगी, अधिक रहेगी, इसलिए उसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा। द्रव्यमान ज़्यादा है तो क्या रहेगा, उसका घनत्व भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, डी। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप उसको ऐसे लिखेंगे तो डी, ये क्या हो जाएगा आपका m/v, है ना। तो इसका मतलब ये है कि d क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m से। m मतलब क्या है, आपका द्रव्यमान है। तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, घनत्व बढ़ते रहेगा। अगर द्रव्यमान क्या है, कम है, तो उसका घनत्व भी कम रहेगा। ठीक है, आप ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा घनत्व, जितना कम द्रव्यमान उतना ज़्यादा क्या रहेगा, आपका घनत्व कम रहेगा। जबकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका आयतन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्या रहेगा, घनत्व कम रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आयतन बढ़ते जाएगा उसका घनत्व कम होते जाएगा। अगर क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मतलब कि आयतन कम होते जाएगा तो उसका घनत्व बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से आपको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको क्या है, घनत्व को समझने के लिए ही एक और क्रियाकलाप है 6। उसके लिए हमको क्या चाहिए, समान आयतन की 3 बोतलें, पानी, मिट्टी का तेल तथा ग्लिसरीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 सेम लेना है बोतल, मान के चलिए। ठीक है, A, B, ठीक है, A, B और C। अब इसमें हम क्या लेंगे, A में ले लेंगे क्या, आपका पानी। ठीक है, क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे। दूसरे में हम क्या ले लेंगे, मिट्टी तेल ले लेंगे। और क्या लेंगे, तीसरे में हम लेंगे ग्लिसरीन। ठीक है,
तो यहाँ पर हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर आप घनत्व की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान और एकदम से संघनता किसमें सबसे ज़्यादा रहती है, आपकी ग्लिसरीन में। ठीक है, तो सी आपका सबसे ज़्यादा संघनता और क्या बोलते हैं घनत्व किस में रहेगा, आपका ग्लिसरीन में रहेगा। उसके बाद आप करेंगे पानी और मिट्टी को, तेल को, है ना, तो उसमें क्या रहेगा, आपका पानी रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मिट्टी का तेल क्या रहेगा, पानी में तैरता है, तो वो क्या है, हल्का है। हल्का है मतलब क्या, उसका द्रव्यमान कम है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो इससे ये पता चलेगा जो पानी है वो क्या है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका मिट्टी तेल। ठीक है, ये ए आएगा, क्या आ जाएगा, मिट्टी तेल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस में आपको देखने को मिलेगा, ग्लिसरीन में। उसके बाद कौन है आपका, है पानी। फिर उसके बाद कौन सा है आपका, मिट्टी तेल। ठीक है, आई होप आपको ये क्रियाकलाप भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने 3 इक्वल बॉटल इसीलिए ली है ताकि उतना ही क्या रहेगा आपका, उतना ही आप पानी लोगे, उतना ही आप मिट्टी तेल लोगे, उतना ही आपको ग्लिसरीन लेना है और उसका क्या देखना है, संघनता देखना है और घनत्व देखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ सामान्य पदार्थ के घनत्व है ना, जो डेली यूज़ में यूज़ होते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि किसका घनत्व है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पदार्थ का नाम, उसका घनत्व किलोग्राम पर घन मीटर में। ठीक है, तो सोना कितना रहता है, 19,300। तांबा के हम देख सकते हैं 8900। एल्यूमिनियम का रहता है 2740। जल का रहता है 1000। मिट्टी का तेल है 800। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल का कितना है, 1000 है, और मिट्टी का तेल क्या है, 800, इसलिए वो पानी में क्या होता है, तैरता है। फिर हम चांदी की बात करते हैं तो क्या आपका है 10,500। लोहा का कितना है 7,600। देखिए वो एल्यूमिनियम से क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ग्लिसरीन का देखिए 1300 है, इसलिए क्या था, पहले देखिए 1300 ग्लिसरीन का है, फिर उसके बाद क्या है, जल का है आपका 1000, और क्या है, मिट्टी का तेल कितना है आपका 800, है ना, जो हमने क्रियाकलाप में देखा था। आप देख सकते हैं घनत्व के हिसाब से ही क्या है, उसको अरेंज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का हमने देखा था कितना है 2740। यहाँ लोहे का देखिए कितना है आपका 7600। बर्फ का आप देख सकते हैं 920। कॉर का आप देख सकते हैं 200, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको घनत्व पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। ठीक है, और है इसमें कि किसी पदार्थ का घनत्व 19,300 किलोग्राम पर घन मीटर है, इसका प्रति घन मीटर है, इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ के 1 घन मीटर का द्रव्यमान 19,300 किलोग्राम होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 घन मीटर में क्या रहेगा, उतना ही उसका क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, इसमें है किसी पदार्थ का घनत्व 25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या था आपका, मीटर था, ये क्या है आपका, इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ के 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान 25 ग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, अगर 1 घन दिया हुआ है तो उसमें कितना द्रव्यमान रहेगा आपका 25, क्योंकि 25 ग्राम प्रति है, तो ये क्या है आपका सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्या रहेगा, कि वो रहेगा, घन रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है, आप 50 ले रहे हो, 50 ग्राम ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले रहे हो, घन सेंटीमीटर ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये 50 1 घन में कितना रहेगा, 50 ग्राम रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर आप जितना भी ले रहे हो प्रति ना, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको घनत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है मापन की शुद्धता। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट की आप कभी भी मापते हैं तो आपको जो मापते हैं वो क्यों सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वैज्ञानिक हो गया या फिर कोई सा भी आप क्या करें उद्योग में यूज़ करते हो, उसके लिए क्या है, जितने भी आप पदार्थ ले रहे हैं उसका परिपथ और यथार्थ आपको मापन जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक हैं वो बहुत सारे क्या करते हैं, चीज़ों का निर्माण करते हैं। ठीक है, औषधि जो बनाते हैं उसमें भी जो उसका द्रव्यमान होना चाहिए, है ना। आप कभी भी मेडिसिन खाते होंगे तो उसका कंपोजिशन आप देखते होंगे कि कितना मात्रा में क्या चीज़ मिला हुआ है, तो उसका मात्रा को सही अगर हम डालेंगे तब वो क्या होगा, अच्छे से काम में आएगा, वरना वो अगर
किसी भी चीज़ का मात्रा ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी पदार्थ का क्या रहना चाहिए, कुछ भी अगर हम मापते हैं तो वो परिपथ होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, तब वो क्या होगा, हमारे काम में आएगा। जैसे कि क्या हो गया आपका, रॉकेट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, या तो फिर विद्युत एकत्र हो गया। जितने भी चीज़ें हम बनाते हैं, बड़े बड़े मशीन बनाते हैं, तो उसमें जो पदार्थ यूज़ होता है उसका क्या करना चाहिए, सही अगर हमारे पास माप नहीं है तो हम उसको बना नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा बना रहे हैं, खिड़की बना रहे हैं, तो अगर आप उसको सही माप नहीं लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए वो पदार्थ का सही माप होना हमको ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जानने के लिए। मापन में शुद्धता मापक उपकरण पर निर्भर करती है। ठीक है, कि मापक की शुद्धता किस पे डिपेंड करती है, मापक उपकरण पर। जैसे कि क्या है, बड़े बड़े गाड़ियाँ आप देखते हैं तो सब चीज़ एक ही जगह तो नहीं बनता है ना, मशीन के जो पार्ट्स रहते हैं वो हर अलग अलग जगह पे बनते हैं। तो अगर आपको ये पहिया बनाना है और उसके ऊपर एक और क्या बोलते हैं, लोहे का बनाना है, तो अगर आपको इसका सही माप नहीं है तो ये आप कैसे बना सकते हैं, है ना। तो सबका क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग मापन सही होना चाहिए ताकि वो अच्छे से बना सके। ठीक है, मापन करते समय हम प्रायः ऐसे उपकरण का उपयोग करते हैं जो हमें वांछित शुद्धता प्रदान कर सके। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, ऐसे जब भी हम उपकरण को नापते हैं, किसी भी पदार्थ को नापते हैं तो हम ऐसे उपकरण का उपयोग करते हैं जो हमको शुद्धता दे। जैसे कि अगर आप क्या है, कोई सा वायर है उसको आप मीटर से नाप सकते हैं, है ना, मीटर स्केल से नाप सकते हैं। लेकिन अगर वही वायर का मोटाई आपको देखना है तो आप वो स्केल से तो नहीं नाप सकते। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्रू गॉज का यूज़ करते हैं। तो वहीं पर बोला गया है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एक उपकरण है जो क्या करता है, किसी भी वायर के मोटाई को नापने का काम करता है। तो वहीं पर लिखा गया है कि उपकरण को क्या बोलते हैं, उपयोग करते हैं जो वांछित शुद्धता हमको दे। ठीक है, हम जैसे कि नापने के लिए मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोटाई के लिए किसका यूज़ करेंगे, स्क्रू गॉज का। जैसे कि आप चांदी लेंगे, सोना लेंगे, है ना, तो उसका भी क्या होना चाहिए, परिशुद्ध और क्या बोलते हैं, यथार्थ आपको मेजरमेंट जाना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं 24 कैरेट सोना, है ना, तो ये क्या रहेगा, आपका शुद्ध सोना है। लेकिन वही क्या रहेगा, 23 कैरेट सोना आप बोल रहे हो, तो उसमें मतलब क्या है, 1% क्या मिला हुआ है, आपका तांबा, या तो फिर क्या मिला हुआ है, चांदी मिला हुआ है। तो उसी से आप क्या कर सकते हैं, परिशुद्ध आप जान सकते हैं कि कितना आपका जो भी आप उपकरण खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए हमको बाद में प्रॉब्लम ना जाए बड़े बड़े चीज़ों को बनाने में। बांध बना रहे हो तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको जानना ही है, इसलिए हमको क्या इसकी आवश्यकता हो जाती है। यही है आपका क्या, मापन की शुद्धता। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दूरी समय ग्राफ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि आप दूरी समय ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे कि कितने समय में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, किसी कार की गति दे दी गई है कि समय कितने हैं और दूरी कितने हैं। तो आप देख सकते हैं 0 में अभी कुछ समय नहीं हुआ है तो 0 दूरी ही तय किया है। 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर कर रहा है, 2 मिनट में वो 2 किलोमीटर दूरी कर रहा है, 3 मिनट में वो 3 किलोमीटर दूरी, 4 मिनट में वो 4 किलोमीटर और 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर दूरी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मतलब 1-1 मिनट गुजरता जा रहा है, 1-1 किलोमीटर वो क्या करते जा रहा है, क्लियर करते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ पेपर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 2 क्या लेते हैं, अक्ष लेते हैं। ठीक है, पहला वाला रहेगा इधर साइड लेंगे, हॉरिजेंटल में लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हॉरिजेंटल, जिसको हम दे देते हैं नाम आपका एक्स अक्ष। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दूसरा अक्ष लेते हैं जो रहता है वर्टिकल। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, आपका वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अक्ष हो गया और यहाँ पर हम जहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ एक्स और वाई में अक्ष मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट लिखते हैं। जो एक्स अक्ष होता है उसमें हम क्या करते हैं, समय को दर्शाते हैं। तो समय यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका मिनट दिया हुआ है और दूरी किस में दिया हुआ है, किलोमीटर। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, समय को क्या दर्शाएंगे। ठीक है, एक्स अक्ष में क्या करते हैं, समय दर्शाते हैं, वो भी मिनट में, और आपका क्या बोलते हैं, दूरी
इसको y अक्ष में दर्शाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या दिया हुआ था आपका किलोमीटर में, तो किलोमीटर में। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं। और ऊपर से हम पैमाना भी करते हैं, पैमाना लिखते हैं। ठीक है, स्केल, जैसे एक इकाई का कितना है, एक हमने लिया है। 1 यूनिट हमने कितना लिया है आपका 1। अगर हम y की बात करें तो यहाँ हम लिखेंगे y, और क्या है 1 यूनिट में हमने कितना लिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर लेंगे। अगर हम x की बात करते हैं तो 1 यूनिट में क्या लिया हुआ है हमने, एक इकाई में क्या लिया हुआ है हमने, 1 मिनट लिया हुआ है, तो 1 मिनट। हम पहले स्केल में बता देते हैं, पैमाना बता देते हैं कि हमने एक यूनिट, एक इकाई कितना दूरी में ली है ना, क्योंकि वो किलोमीटर है। हमने 1 यूनिट में कितना लिया है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 एक का लिया हुआ है। यहाँ पर आप भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या किया है, एक का हमने यहाँ पर भी इकाई लिया है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका दिया हुआ है ना किसी भी कार का, तो हमने क्या देखा था 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो ये वाला क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट कर देंगे। फिर हमने देखा था 2 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, निशान बना देंगे। ठीक है, पॉइंट कर देंगे। फिर हमने देखा था 3 में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4, 5 में 5। ठीक है, अगर 6 होता तो 6, 7 होता तो 7। ठीक है, जितना आपको वैल्यू दिया जाएगा उसको पुट करना है, और पुट करने के बाद क्या करना है, आपको एक सीधी रेखा खींच लेनी है पॉइंट को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका क्या बन रहा है, सीधी रेखा बन रहा है, मतलब कि वो क्या है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इक्वल टाइम में, मतलब कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसलिए इसकी रेखा क्या बनी हुई है, सीधी बनी हुई है, सरल रेखा बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, दूरी और क्या बोलते हैं टाइम के ग्राफ में ऐसे शो कर सकते हैं कि कितनी दूरी में कितना समय लगा। ठीक है, तय करने में। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं, गतिमान वस्तु की चाल का मापन। ठीक है, कि कैसे हम कोई भी क्या है चीज़ मोशन में है तो उसको हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं कि किसी गतिमान वस्तु का चाल तय की गई दूरी, ठीक है, लिया गया समय होता है। तो आप कभी भी क्या कर रहे हैं, चाल को कर रहे हैं, स्पीड को देख रहे हैं, तो उसका क्या हो जाता है, तय की गई दूरी, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है ना। अपने क्या है इसका फॉर्मूला, चाल को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तय की गई दूरी डिस्टेंस डी से करते हैं, और आपका क्या करते हैं, लिया गया समय क्या है आपका ये टी से। तो आइए सारणी 5.9 में दिए गए आंकड़ों से चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय दिया हुआ है गेंद का। तो गेंद द्वारा चली गई दूरी कितना है, मीटर में दिया हुआ है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर लिया गया समय कितना है, 2 सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में दिया हुआ है, तो 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर क्या किया गया है, आपका कवर किया है, मतलब 2 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया है। तो चाल कैसे निकालते हैं, ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए, पहले दूरी कितनी तय की है, 5। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, समय कितना लगा है, 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। फिर आता है, देखिए अब वो गेंद क्या है, 4 सेकेंड में क्या कर रहा है, 10 मीटर की दूरी को तय कर रहा है। तो फिर उसका चाल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, दूरी को क्या करेंगे, समय से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो मीटर में है, ये सेकंड में है, ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला है कि 8 सेकेंड में वो कितना दूरी तय कर रहा है, 15 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.87 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आएगा, उसका आएगा उत्तर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूले से आप कैसे किसी भी वस्तु का चाल को निकाल सकते हैं, अगर आपको समय और दूरी दी गई हो तो। ठीक है,
कार, स्कूटर, मोटर साइकिल पर एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जिसे चाल मापी कहते हैं। ठीक है, आप कभी भी क्या करेंगे, स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो वो कुछ इस प्रकार का स्पीडोमीटर दिया रहता है जिससे आप देख सकते हैं कि आप कितने स्पीड में जा रहे हैं, है ना। इसके द्वारा आप चाल की गणना कर सकते हैं और इसी के द्वारा आप देख के क्या कर सकते हैं कि आपने कितनी दूरी तय की है वो आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको जो मोशन में जो है ना, जो क्या है आपके चाल में जा रहा है उसको कैसे आप देख सकते हैं, माप सकते हैं। आगे देखते हैं, सरल लोलक की समय गति, है ना, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो इसमें क्या है कि सरल लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय सरल लोलक का अवतरण काल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर आप जान रहे होंगे पेंडुलम, है ना, कुछ इस तरह का रहता है, वो क्या करता है, गति करते रहता है। मान के चलिए ये आपका ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये क्या करता है, पहले इधर जाएगा तो कुछ इस तरह से, फिर वो क्या करेगा, इधर आएगा, फिर वो क्या करेगा, ए में जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। इसी तरह से गति करता रहता है। तो वो क्या करता है, जब गति करता रहता है तो मान के चलिए ये ओ पॉइंट है, वो पहले जाएगा बी में, फिर जाएगा ए में। वो कुछ इस प्रकार से क्या करता है, गति करता रहता है ना। पहले ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट क्या बोलेंगे, आपका वन ऑसिलेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सरल लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय सरल लोलक का आवर्तन काल कहलाता है ना। उसको क्या बोलते हैं, आवर्तन काल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो इस प्रकार लोलक द्वारा 20 दोलनों को पूरा करने में लगा समय ज्ञात कर एक दोलन में लगने वाले समय आवर्त काल को ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर आपको क्या दे दिया हुआ है, 20 दोलनों का पूरा करने में, ठीक है, एक दोलन में मान के चलिए उसको 1 सेकेंड लग रहा है, तो 20 दोलन करने में उसको कितना लगेगा, 20 सेकेंड लग रहा है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 20 दोलनों को पूरा करने में लगा समय ज्ञात कर सकते हैं अगर एक दोलन में लगने वाले समय को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो कितना क्या है, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसको एक को कंप्लीट करने में 1 सेकेंड लगा है, तो 20 को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 20 सेकेंड। अगर इसको 2 सेकेंड लगा रहता तो हम क्या कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना लगता, 40 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमको एक ज्ञात है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा कितना टाइम लगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अगर 1 सेकेंड कंप्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है ना, कितना समय लग रहा है आपको, सॉरी, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको 1 सेकेंड लग रहा है, तो 20 को करने में कितना लगेगा, 1 × 20 कर दीजिए, तो कितना लगेगा, 20। अगर उसको 2 ऑसिलेशन करने में कितना लग रहा है आपका, 2 सेकेंड लग रहा है, तो 20 करने में कितना लगेगा, 2 × 20 कर दीजिए, 40, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑसिलेशन का समय ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, हवा की गति तथा वायु दाब, हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, एक क्रियाकलाप करेंगे। आवश्यक सामग्री क्या रहेगी, खाली बोतलें, चौड़े मुख वाली और कागज़ आदि। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बोतल ले लेंगे। बोतल में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कागज़ लेंगे, छोटा सा, उसको मोड़ के क्या कर देंगे, छोटा सा बॉल बना देंगे। और बॉल को क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके माउथ पे रख देना है ना, बॉटल के मुख पे रख देना है। फिर आपको क्या करना है, उसको ज़ोर से हवा देना है। जब आप हवा देंगे तो आप इसी को क्या करना है, रिपीट करोगे। ठीक है, फूंकना है, फिर फूकोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बॉल अंदर जाएगा, फिर अंदर जाने के बाद फिर बाहर आ जाएगा। फिर आप उसको क्या करोगे, फूकोगे, फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है कि आप उसको फूक रहे हो, आप उसको फोर्स कर रहे हो, फिर भी वो बाहर क्यों आ जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप उसको यहाँ पर फूक रहे हो तो यहाँ पर जो आपका वायु है उसका दाब क्या हो जा रहा है, कम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वायु का जो दाब है वो क्या हो जा रहा है, कम। ठीक है, यहाँ पर कम हो जा रहा है और यहाँ पर जो वायु का दाब है वो हो जा रहा है ज़्यादा।
ठीक है। तो इसलिए क्या हो जा रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर से उसको फोर्स करके इधर साइड से फेंक दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी क्या करते हैं, जहाँ पर ये फूक रही है तो फूकने की वजह से यहाँ वायु का दाब क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर इसका क्या है, आपका दाब ज़्यादा है, जिसके वजह से वो इधर फोर्स कर रहा है और आपका जो ये बॉल है वो वापस से क्या हो जा रहा है, आगे हो जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप करने से अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप ये घर में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। तो वहाँ पर वो लड़की जब फूंक रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पवन का वेग, उसका वेग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, जिसके वजह से जो वायु का वास्तव में जो दाब है वो कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये कम है ये ज़्यादा है, तो हमेशा वायु क्या कर रहा है, ज़्यादा वाले से कम की ओर क्या हो रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, हमेशा करेगा। वायु दाबों के बीच जितना अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा, और दोनों के बीच जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही क्या रहेगा, पवन का वेग अधिक होगा। ठीक है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो वेग उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक होगा। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं, और इसी वजह से क्या होते हैं, उच्च वेग है ना, अगर वेग उसका क्या है, ज़्यादा है, और क्या बोलते हैं, पवन का वेग ज़्यादा है और वायु दाब क्या है, कम है ना। वायु दाब क्या है आपका, कम है, ये क्या है आपका, वेग क्या है आपका, ज़्यादा। ठीक है, और ये क्या है आपका, वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका चक्रवात आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ज़्यादा वेग होने की वजह से वायु दाब कम हो जा रहा है, और दोनों के बीच जब अंतर होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा गति से क्या करने लगेगा, पवन घूमने लगेगा, और ज़्यादा घूमने की वजह से क्या हो सकता है, चक्रवात आ सकता है। ठीक है, दोनों के अंतर की वजह से ही क्या होगा, आपका चक्रवात साइक्लोन आते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है कि जहाँ पर आप क्या करोगे, वेग जहाँ पर ज़्यादा होगा वायु दाब वहाँ पर कम होगा। ठीक है, और दो जगह तब तक कि हमको पता है कि वायु दाब क्या होता है, हमेशा ज़्यादा से क्या होता है, कम की ओर जाता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। जितने भी हमने टॉपिक अभी पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लोहा लकड़ी से भारी होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, लोहा का जो घनत्व है वो ज़्यादा है ना, लकड़ी से। तो घनत्व के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, भारीपन को माप सकते हैं कि लोहा का द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है मतलब क्या है, उसका घनत्व ज़्यादा है, घनत्व होने की वजह से क्या है, वो ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, तो यह कथन आप घनत्व की उससे समझा सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है ना, उसके आंसर भी क्लियर हैं। घनत्व से क्या तात्पर्य है, घनत्व मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, हम उसका घनत्व कहते हैं, है ना। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इसका होता है 1 घन, है ना, 1 घन प्रति घन मीटर। ठीक है, ये उसका क्या रहता है, आपका ऐसा ही मात्रक रहता है। ठीक है, फिर है आपका एक पदार्थ के 10 घन मीटर का द्रव्यमान 10,000 किलोग्राम है, इसके घनत्व की गणना कीजिए। तो हमको पता क्या है कि 10 घन मीटर है, द्रव्यमान दे दिया गया है आपका क्या 10 क्या बोलते हैं 1000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 10 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, केजी में है तो केजी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा घन मीटर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, द्रव्यमान से घन मीटर को डिवाइड कर देना है, तो फिर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किलोग्राम में है तो किलोग्राम पर घन मीटर, है ना। अगर यहाँ पर ग्राम रहता तो ये ग्राम हो जाता, यहाँ पर सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर हो जाता। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी मशीन के एक दूसरे में फिट किए जाने वाले विभिन्न पुर्जों को माप एक ही होना क्यों आवश्यक है ना। आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी आपको
मशीन दिया गया है तो उसके पुर्जे को फिट होना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका चक्का है और चक्का में ये फिट होना है, अगर ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो एक दूसरे से फिट नहीं हो पाएंगे और फिर क्या है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, मशीन के जो विभिन्न पुर्जे हैं उसका माप हमेशा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे कि आप लोग खुद क्या करते हैं, कपड़ा बनवाते हैं तो क्या अपना नाप ही देते हैं ना, वो थोड़ा सा भी अगर आप माप इधर उधर देंगे तो या तो फिर वो ढीला हो जाता है या फिर टाइट हो जाता है। टाइट हो जाएगा तो भी आप पहन नहीं पाएंगे, ढीला हो जाएगा तो भी आप क्या करते हैं, अच्छे से नहीं पहन पाते। तो वैसे ही मशीन के पुर्जे हैं, मशीन के पुर्जे को भी सही मापन में क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को क्या करे, फिट हो सके। अगर वो फिट नहीं होगा तो फिर वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, यहाँ पर आपको टाइम दे दिया गया है, ठीक है। और दोनों क्या है, देखिए ये किलोमीटर में दिया है, ये आपका आवर में दिया हुआ है, तो आपको इसका यूनिट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप क्या करेंगे, दोनों का फॉर्मूला को पुट कर देंगे, फिर आपको मिल जाएगा क्या, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्योंकि ये किलोमीटर में था, ये आवर में था, ये ऊपर चले जाएगा तो पर आवर, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर मापन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है कि आप प्रत्यक्ष कैसे आप विधि से ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का, वृत्त का, वक्र का आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, रिवीजन देखेंगे कि आपका क्या बोलते हैं, क्या क्या हमने इसमें पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहले है कम लंबाई मोटाई मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग में लाई जाती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, लंबाई होगी, मोटाई होगी, उसको हम अप्रत्यक्ष विधियाँ यूज़ करते थे, है ना। जैसे कि हमने देखा हुआ है, बॉल के लिए हम 2 समान गुटके का इस्तेमाल करके बीच में रख देते थे, है ना। और क्या बोलते हैं, हमको 1 सिक्के का ज्ञात करना था, 10 सिक्का लेते थे। तो उस प्रकार से हम अप्रत्यक्ष विधियों से क्या उपयोग भी कर सकते थे। किसी भी वस्तु की सतह के फैलाव का माप उसका क्षेत्रफल कहलाता है। हमको भी पता है जो जितना ज़्यादा घेरेगा वही उसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। छोटी वस्तुओं के क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मिलीमीटर से दर्शाना सुविधाजनक है। अगर वो छोटा सा एरिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मिलीमीटर या तो फिर सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं, ना कि मीटर से, ठीक है। बड़ी सतहों जैसे खेत का क्षेत्रफल एयर अथवा हेक्टेयर जैसे मात्रकों में दर्शाया जाता है। अब बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एकड़ या तो फिर क्या कर सकते हैं, हम हेक्टेयर में उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, तो उस प्रकार बड़े बड़े क्षेत्रों को हम एकड़ और हेक्टेयर में कर सकते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे को सेंटीमीटर, मिलीमीटर को जो मीडियम है उसको हम मीटर में, ठीक है। चलिए, नियमित आकृति के वस्तुओं की सतह के क्षेत्रफल की गणना उसकी लंबाई, चौड़ाई, अर्धव्यास इत्यादि मापकर तथा उचित सूत्र का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। अगर हमको नियमित आकार दिया गया है, जैसे आयतन हो गया, गोलाकार हो गया, तो उसका हम क्या करते हैं, सूत्र देखते हैं, है ना। जैसे कि आपका आयतन का क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, है ना, स्क्वायर की बात करते हैं तो ए स्क्वायर था। आपका हम गोला की बात करते हैं तो क्या है, आपका ये है ना। तो इस प्रकार से सूत्र के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसका माप ले सकते हैं। अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पत्ती हो गया, है ना, उसका हम कैसे कर रहे थे, ग्राफ पेपर के द्वारा हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, किसी भी इकाई आयतन में उसका जितना भी द्रव्यमान रहेगा उसको हम उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। इसका क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। चलिए, ठीक
ठीक है। तो वहाँ पर हमने सीखा क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप कि उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्या, अभ्यास के प्रश्न, कुछ प्रश्न हैं जो हमने जो पढ़ा है सिर्फ उससे ही रिलेटेड है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमको, उसका लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा 30, है ना। तो 30 क्या है आपका, देखो 30 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 15 वर्ग मीटर होगा, 30 वर्ग मीटर होगा या 22 वर्ग मीटर। तो हमको देखना है क्या कि यहाँ पर 30 उसका सही उत्तर है, वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा या फिर वर्ग मीटर होगा, ठीक है। तो एक कमरे का क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ये ठीक है। इसका क्या होगा सही उत्तर 30 वर्ग मीटर। फिर आपका क्या है, 5 मीटर दिया हुआ है, 5.2 मीटर दिया हुआ, 5.4 मीटर, 5.6 मीटर एवं 5.6 मीटर लंबाई की औसत लंबाई। तो अगर हम क्या करने हैं, हमको औसत निकालने रहते तो यहाँ बस हमको क्या करना पड़ेगा, 5.2, 5.4, 5.6 एंड 5.8, ठीक है। क्या क्या एंड 5, यहाँ पर 5 हो गया, 5.2 हो गया, 5.4, 5.6, 5.8 सबको प्लस करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 20, 5, 10, 15, 20, 25, 27, ठीक है। तो 27 आपका क्या हो जाएगा, टोटल होगा। 27 को कितने में हमने किया है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। क्या हुआ है 5 है, तो उसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5। तो क्या आ जाएगा आपका, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5.4, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5.4 मीटर, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए जितने भी आपको दिए हुए हैं मात्रक, उसको क्या मात्रक बोल रही हूँ, जितने भी आपको परिमाण दिए हुए हैं उसको प्लस करना है, और जितने भी आपको दिए हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अनियमित आकृति के काट को क्षेत्रफल निकाला जाता है। अनियमित है, ठीक है, आपको उसका आकृति पता नहीं है तो हम सूत्र तो यूज़ नहीं कर सकते। तो मापक फीता द्वारा नहीं, मीटर स्केल द्वारा नहीं, मापक सिलेंडर द्वारा नहीं, किससे, ग्राफ पेपर द्वारा। हम ग्राफ पेपर द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी अनियमित आकृति के काट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हेक्टर इकाई है, हेक्टर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, घनत्व के लिए, परिमाप के लिए, लंबाई के लिए। हमने अभी पढ़ा था कि हम उसके लिए किसके यूज़ करते हैं, क्षेत्रफल के लिए, है ना। हेक्टर बड़ा, अगर हमारा खेत हो गया, बड़ा बड़ा क्षेत्रफल है, उसको हम किससे, हेक्टर या फिर एकड़ से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। क्या होता है, हमने देखा था डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान बाय आयतन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ख, ठीक है, द्रव्यमान बाय आयतन, ठीक है। आई होप कि आपको क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, घनत्व का ऐसा ही मात्रक, घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है, आप 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। ये उसका क्या होता है, आपका घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है, 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। फिर आता है किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, सतह को घेर रहा है तो क्या हो जाएगा वो, क्षेत्रफल, ठीक है। फिर आता है किसी पदार्थ के इकाई के को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अभी जस्ट हमने देखा था क्या, द्रव्यमान और आयतन को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक, है ना। आप मीटर में लोगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इकाई ले रहे हो। आई होप कि आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ बस हमारा क्या होता है, अभ्यास खत्म होता है और ये चैप्टर भी इसी के साथ खत्म होता है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।